चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मेरे दोस्त, स्वागत करता हूं आपको फिर से अफरोज एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि आखिर डच भारत में किस प्रकार इसका आगमन हुआ। पहला हमने पढ़ा पुर्तगाली किस प्रकार भारत आया, पुर्तगाली का पतन का क्या कारण था, पुर्तगाली हटे फिर डच आया। समय आता है 1598 ईस्वी। जी हाँ, 1598 ईस्वी का क्या हुआ वो देखिए कि सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा। अफ्रीका महादेश है, जावा भी एक महादेश है। इस दोनों महादेश के रास्ते भारत पहुंचता है। कौन? डच। 1602 ईस्वी में प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। बोलेगा अगर एग्जाम में कि डच की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई भारत में, याद रखिएगा 1602 डच की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। लेकिन डच का आगमन 1596 ईस्वी या 98 ईस्वी में ही हो चुका था, जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भी भारत में पहुंच चुके थे, पर नाविक दृष्टि से डच जो है ना, इसमें वरीय थे, यानी सबसे आगे थे। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। सन 1602 ईस्वी में डचों ने अम्बोयना पर पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। अब डच क्या हुआ, 1602 में इतने शक्तिशाली हो गए क्योंकि समय का पहिया जरूर डोलता है, और इसी समय का पहिया डोलने के कारण 1602 ईस्वी में डच ने अम्बोयना, क्या है, समुद्री मार्ग है, इस अम्बोयना पर पुर्तगाली यानी बंदरगाह है अम्बोयना, इस पर पुर्तगालियों को हरा दिया और उस पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, आपको कंसाइज वे में समझाना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर, तो प्रथम डच यात्री कौन था? कार्नेलियस डी हॉटमैन। समय था 1596 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। अब आइए, 1602 ईस्वी एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाता है, जिसमें देखिए कि डच जो है ना, हॉलैंड संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कर रहा है। अब इस कंपनी को डच जो है संसद के द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत तथा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने से संबंधित अधिकार पत्र मिला। ये बात था डच के बारे में, लेकिन पॉइंट वाइज आपको किस प्रकार समझना है वो नीचे देखिए। डच जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना था वो था कितना? इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 65 लाख गिल्डर हुआ करती थी। अब गूगल पर सर्च कर लीजिएगा एक गिल्डर बराबर कितना होता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी कितनी थी? तो 65 लाख रुपया थी। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भारत में शीघ्र ही वेरिगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार हासिल कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट कि भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गोल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। अब क्या था कि डच की फैक्ट्री में कोई भी किलेबंदी न होने के कारण इन्हें बहुत व्यापार करने में सुविधा मिलता था। गोल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। अब उस समय जो भी शासक भारत पर शासन करते थे, वो शासक इनको हटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि डच जो है कभी भी ये किलेबंदी नहीं किया या फिर किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अब नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में था। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आए, उसको ज़्यादा अभिरुचि इंडोनेशिया में हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया में इसलिए इसको ज़्यादा अभिरुचि थी क्योंकि यहाँ से व्यापार करने में उसको आसानी था।
आसानी के साथ साथ इंडोनेशिया वाले क्या करते थे, इस पर कोई टैक्स नहीं लागू करते थे। दूसरी चीज क्या था, ये एक मनमौजी के तहत अपना व्यापार वहां से कर सुविधा पूर्वक कर लेते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि डचों ने 1613 ईस्वी में जाकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 में डचों ने मलक्का और 1698 में सिलोन पर भी कब्जा कर लिया। देखिए साथियों, व्यापार का इन लोगों का क्षेत्र जब विस्तृत हुआ तो इन्होंने क्या किया, 1641 में मलक्का पर और 1658 में सिलोन पर भी कब्जा कर लिया। नेक्स्ट होता क्या है कि डचों ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में, जी हाँ मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना भी किया। अब देखिए डचों के द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखाने की स्थापना की गई जो इस प्रकार है। पहला था इसका पुलिकट। जितना भी कारखाने का नाम ले रहे हैं इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। डचों के द्वारा पुलिकट स्थापित किया गया 1610 ईस्वी में। जी हाँ, उसके बाद देखिए 1645 ईस्वी में स्थापित किया गया कड़िकाल। उसके बाद देखिए चिंसूरा। उसके बाद 1653 ईस्वी में। उसके बाद 1663 ईस्वी में कोचीन। उसके बाद कासिम बाजार पटना। उसके बाद बालासोर नेकापट्टनम जो 1658 ईस्वी में। इन चीज़ों को आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और इनको याद करने का ज़रूर कोशिश कीजिए या 2-3 बार पढ़ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डच के द्वारा भारत से क्या निर्यात किया जाता था। तो डचों के द्वारा भारत से जो निर्यात किया जाता था वो नील था, सोरा था। उसके बाद सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। अब देखिए यहां पर कि डच लोग मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मछलीपट्टनम से क्या करते थे, नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई। तो पिपली कहाँ है, बंगाल में है, जहां प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई। लेकिन हुआ क्या, शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट आइए, समय गुजरा 1653 ईस्वी हुआ। अब चिंसूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। चिंसूरा इतना व्यापारिक यानी इतना शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया जहां पर डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण भी कराया। अब देखिए क्या होता है कि बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। कहां से, बंगाल से। डच लोग सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम डच के द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती, कोरोमंडल तट कहाँ है, कमेंट जरूर कीजिए कोरोमंडल तट कहाँ है। कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मालाबार के, केरल में है मालाबार और तमिलनाडु में है कोरोमंडल। तो मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से डच मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। अब आइए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि डचों ने क्या किया, भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया। समुद्री व्यापार से पूरा का पूरा निष्कासित कर दिया डच। लेकिन अंग्रेजों ने नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। अब अंग्रेज भारत में, चूंकि भारत में जब अंग्रेज घुसा और अब अंग्रेज घुसने के कारण डच लोग टिक नहीं पाए। किसके सामने, अंग्रेज के सामने, क्योंकि अंग्रेज पहले से ही शक्तिशाली केंद्र था भारत में। अब अंग्रेज शक्तिशाली होने के कारण अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। ये भारत में व्यापार करने पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया। कौन, अंग्रेज लोग। किसको, डच को। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे। पूछेगा भारत में डच के असफलता के कारण, इसका जो पतन हुआ भारत में, आखिर इतना दिन शासन किए लेकिन अंग्रेज के आते ही डच तुरंत फीका पड़ गए, तुरंत नीचे की ओर चले गए, पतन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। ये सरकार के सीधे नियंत्रण में होते थे, सरकार का पूरा बात मानते थे। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कभी नहीं करती थी। वो सरकार पर भी शासन चलाने का शिकंजा कस रहा था। अब कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य, अब देखिए भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी जो भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ की सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया।
भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड जो है ना आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग में इतना बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और डच को पूरा का पूरा ये फीका कर दिया। उसके बाद देखिए भारत में अंग्रेज का किस प्रकार प्रवेश होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा, क्योंकि अंग्रेज के आने से ये सबसे इंटरेस्ट आपको लगेगा किसके बारे में, जब हम आपको अंग्रेज के बारे में पढ़ाएंगे। और ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दे पाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा समय का भी अभाव है। और दूसरी चीज़ क्या, वीडियो जो है कभी भी लंबा नहीं चाहते हैं, वीडियो को छोटे में देखिए लेकिन उसको पूरा कर देखिए। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री करवा दिया जाएगा इसी चैनल पर, बस आप लोगों की फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।